नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो वैसे साथी जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो, कोई भी इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरीके का कोई भी लेक्चर डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने अपने तैयारी की शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ की थी, जिसमें यूनिट 1 में हम लोगों ने सोर्सेज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्टोन एज, महाजनपद फेज, बुद्धा का फेज है, जैन का जो फेज है, जैन धर्म का फेज, उसके बाद आजीवक संप्रदाय, उसके बाद संगम पीरियड, मौर्यन फेज, उसके बाद पोस्ट मौर्यन फेज जिसमें हम लोगों ने शक, सातवाहन, उसके साथ साथ कुषाण वंश एवं पहलव वंश के बारे में पढ़ाई की थी। और लास्ट के 3 लेक्चर से हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है गुप्त एज। गुप्त बकाटक एज के नाम से एक स्पेशली आपको शामिल किया गया, आप यहाँ पर सिलेबस में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया था सोर्सेज के बारे में और गुप्त काल के स्थापना से पहले पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था इंडिया का, उसके बारे में एक एपिसोड में चर्चा किया था। तो यदि आपने उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से उन दोनों लेक्चर को देख लीजिए। यदि आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे यूट्यूब में गुप्ता पीरियड बाय अमृतराज सर, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे सबसे ऊपर में हमारा वीडियोस दिखेगा। आप वहाँ से उन दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद इस तीसरे लेक्चर पे आइएगा। अब आप सिलेबस निकालिए और सिलेबस से आप मिला लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं गुप्त बकाटक एज, पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज, यानी साम्राज्यवादी गुप्त का राजनीतिक इतिहास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप लिख लीजिए राजनीतिक इतिहास ऑफ गुप्ता, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ताज। हमने आपको बताया था कि गुप्त वंश का पॉलिटिकल हिस्ट्री मोटे मोटे तौर पे बताया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम से काउंट किया जाता है, यानी 319 AD से। लेकिन इससे पहले भी गुप्त वंश में 2 शासक हुए हैं, एक का नाम है श्रीगुप्त और दूसरे का नाम है घटोत्कच। तो श्रीगुप्त के बारे में हमारे पास कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं है, लेकिन कई हिस्टोरियन का मानना है कि घटोत्कच के पहले श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति हुआ था जिन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी थी। लेकिन यदि मेन फाउंडर की बात की जाए तो मुख्य संस्थापक के तौर पे श्रीगुप्त को नहीं जाना जाता है, बल्कि घटोत्कच को जाना जाता है, जिनका फ्रेम है, टाइम फ्रेम 300 से लेकर 319 AD तक। यहाँ तक क्लियर है? तो आइए सबसे पहले हेडिंग दीजिए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में 2-4 पॉइंट लिखें। इनका टाइम फ्रेम है 275 AD से लेकर के 300 AD तक। देखिए, गुप्त वंश पूरा AD में ही चलेगा क्योंकि BC का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब यहाँ से AD का सिलसिला चल रहा है। तो श्रीगुप्त हैं, जो इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें प्रयाग प्रशस्ति और स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जिसका नाम है बिलसड अभिलेख। ठीक है, बिलसड अभिलेख, मेरे ख्याल से बिलसड स्कंदगुप्त का नहीं होना चाहिए, कुमारगुप्त का है। हाँ, बिलसड किसका है? कुमारगुप्त का है। तो इन 3 अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि श्रीगुप्त नामक एक व्यक्ति था जो कि गुप्त वंश से पहला संबंधित व्यक्ति है। यानी यह फाउंडर तो नहीं है, लेकिन गुप्त वंश से संबंधित पहले व्यक्ति का प्रमाण हमें श्रीगुप्त के तौर पे मिलता है। टाइम फ्रेम याद रखिएगा। इत्सिंग ने अपने विवरण में बताया है कि श्रीगुप्त नामक व्यक्ति सारनाथ के निकट एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने एक मृग शिखा वन का निर्माण करवाया था। मृग शिखा वन का, उसके अलावा बनारस के आसपास उन्होंने 24 गाँव को लोगों को दान में दिया था। कितने गाँव को? 24 गाँव को। उसके साथ साथ बनारस के पास से उसके कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं और उन सिक्कों के ऊपर गुप्तस्य एवं श्रीगुप्तस्य चित्रांकित किया गया, यानी यह लिखा गया है लेख के तौर पे, शब्द के तौर पे गुप्तस्य एवं श्रीगुप्तस्य शब्द चित्रांकित है, लिखित है। उसके अलावा
केपी जायसवाल नामक हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने एंसेंट इंडिया पर बहुत ही शानदार काम किया है। उनका कहना यह था कि श्री गुप्त पहले श्री नहीं लगाते थे, बल्कि इनका नाम था गुप्त। लेकिन जब इन्होंने साम्राज्य कायम किया, अपना राजनीतिक व्यवस्था को कायम किया, उसके बाद इन्होंने श्री नामक उपाधि धारण की, इसीलिए आगे चल करके यह श्री गुप्त के नाम से जाने गए। तो ऐसा केपी जायसवाल का केवल मानना है। ध्यान रखिएगा, आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप मिस मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण से भी इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। और विष्णु पुराण और वायु पुराण कहता है कि गंगा तट, अवध एवं मगध के इलाके में इनके साम्राज्य का विस्तार था। कहाँ कहाँ? गंगा के किनारे अवध, जो कि उत्तर प्रदेश में है आज, फैजाबाद का इलाका, उसके बाद मगध जो कि दक्षिणी बिहार का इलाका है। यानी गुप्तों का साम्राज्यिक विस्तार की बात की जाए तो विष्णु पुराण एवं वायु पुराण से प्राप्त होता है। गंगा तट, अवध एवं मगध का इलाका गुप्तों के अधीन था। तो श्रीगुप्त के बारे में 3-4 पॉइंट यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। अब आते हैं श्रीगुप्त के आगे चल कर के इनके बेटे हुए, जिनका नाम है घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच जो है वह गुप्त वंश का मुख्य संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वह घटोत्कच ही था। आप श्रीगुप्त का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो घटोत्कच के बारे में टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 300 एडी से लेकर 319 एडी तक इनका समय है। 300 एडी से लेकर के 319 एडी तक। ठीक है, घटोत्कच के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है। इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है कि इन्होंने कहाँ आक्रमण किया था। इन्होंने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि राजवंश की नींव रखी केवल। तो इनके बारे में हमें प्रमाण के तौर पर यदि बात की जाए तो स्कंदगुप्त ने एक जारी किया था अभिलेख, जिसका नाम है सुपिय अभिलेख। तो सुपिय अभिलेख से घटोत्कच के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद प्रभावती गुप्त ने एक पूना ताम्रपत्र जारी किया था। तो पूना ताम्रपत्र के माध्यम से भी घटोत्कच के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हरिसेन ने लिखा था, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा एक बात और है इनके बारे में, वह लिख लीजिए। वह पॉइंट है, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यह 4 पॉइंट आपको याद रखना है घटोत्कच के बारे में। इससे ज़्यादा आपको कोई भी पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है और कोई इसका प्रमाण भी ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यदि इसके साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो साम्राज्य विस्तार बताया जाता है कि इनका साम्राज्य विस्तार मगध के आसपास का इलाका, जो गंगा तट के आसपास का इलाका है, वहीं तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। उसके अलावा इनके बारे में कुछ और जानकारी नहीं है। चलो अब देखिए, जब घटोत्कच का टाइम फ्रेम 319 एडी में ख़त्म होता है, तब इनके बेटे एक चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से, ठीक है, गुप्त वंश को संभालते हैं, गुप्त वंश के सिंहासन पर बैठते हैं। तो अब आप हेडिंग दीजिए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके बाद आएंगे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 319 से लेकर के 334 माना जाता है। कुछ लोग 350 भी मानते हैं। ठीक है, दरअसल इन्होंने एक संवत जारी किया था जिसका नाम है गुप्त संवत। उसके आधार पे डेट को लेकर के लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, इसलिए आप दोनों डेट को लिखिएगा। 319 से लेकर के 334 और 319 से लेकर के 350, दोनों डेट आपको लिखना चाहिए। उसके बाद यदि बात की जाए इनके बारे में प्रथम पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है प्रथम महान शासक, यानी कि अब तक जो गुप्तों के जो शासक हुए, चाहे वह श्रीगुप्त हों या घटोत्कच हों, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा नहीं किया, बल्कि एक राजवंश की नींव रखी। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम पहली बार आते हैं तो यह वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं दूसरे राजवंश के साथ, तथा साथ ही साथ इनके सिक्के कई दूर दूर जगहों से मिलते हैं, जिसके आधार पर हिस्टोरियन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम महान शासक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूरे गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को कहा जाता है, लेकिन
प्रथम महान शासक की बात की जाए तो वह चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। क्लियर है। अब देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने पहली बार धारण की। अब तक यहाँ तक इन्होंने श्री की उपाधि धारण की थी, यहाँ पर महाराज की उपाधि धारण की गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम पहले व्यक्ति हैं, पहले शासक हैं गुप्त वंश के जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यह इंटाइटलमेंट से भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि गुप्त वंश के प्रथम कौन शासक हुए जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आप हर एक स्थिति में सवाल को बनाने के लिए खुद को तैयार रखिएगा। चलो, यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद एक सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि लिच्छवी उस समय एक राजवंश हुआ करता था जो कि वैशाली का इलाका है। यदि आपने जैन धर्म वाले लेक्चर को देखा होगा तो वहाँ पर हम लोगों ने लिच्छवी गणराज्य के बारे में बहुत विस्तार से बातें की थी। वहाँ का राजा जो था चेटक, जो कि महावीर का मामा था। महावीर कौन? जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर, उनके मामा खुद राजवंश के थे, यानी कि लिच्छवी राजवंश से संबंधित थे। तो वहीं पे लिच्छवी एक राजकुमारी है लिच्छवी राजवंश की, उनका नाम है कुमार देवी। कुमार देवी के साथ यह वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, खुद का विवाह करते हैं। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या हुआ कि इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ, साथ ही साथ इनका साम्राज्य और ज़्यादा मजबूत हो सका। यानी कि लिच्छवी के द्वारा जो आक्रमण किया जा सकता था मगध के इलाके पे, इसको इन्होंने वैवाहिक संबंध करके उस डर को समाप्त कर दिया। इसीलिए हिस्टोरियन इन्हें चंद्रगुप्त प्रथम को प्रथम महान शासक के तौर पे काउंट करते हैं। ठीक है, यह एक कूटनीति का परिचय दिया इन्होंने लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ गुप्त वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि जब इन्होंने कुमार देवी के साथ शादी किया यानी विवाह किया, उसके बाद इन्होंने एक सिक्का जारी करवाया जिसको कुमार देवी प्रकार का सिक्का बोला जाता है। इसी को राजा रानी प्रकार का सिक्का भी बोला जाता है और विवाह प्रकार का सिक्का भी बोला जाता है। यानी इसके 3 नाम हैं और इससे सवाल आप कभी भी उठाइए, एकदम हमेशा गुप्त वंश से यदि सवाल पूछा जाता है तो यह सवाल बहुत ही करीब है यूजीसी नेट के, वह हमेशा बहुत फेवरेट सवाल है, वो लोग हमेशा इसको पूछते हैं। कुमार देवी प्रकार का सिक्का हो या चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का हो या फिर राजा रानी प्रकार का सिक्का हो या विवाह प्रकार का सिक्का हो, यह तीनों एक ही सिक्का का 3 नाम है। इनके सिक्के के बारे में बात की जाए तो इनके सिक्के स्वर्ण मुद्रा थे। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा थे और लगभग स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के थे। अब देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब किसी भी पीरियड में कोई भी शासक किसी भी प्रकार का सिक्का जारी करता है, उसके आधार पे आपके उस समय के आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में निर्णय निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जब ये सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि इस समय इकोनॉमिकल व्यवस्था यानी इकोनॉमिकल कंडीशन जो रही होगी वह कहीं ना कहीं बेहतर रही होगी, तभी यह सोने के सिक्के जारी कर रहे हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाए कुमार देवी प्रकार का, राजा रानी प्रकार या विवाह प्रकार का सिक्का सोने का था या तांबे का, तो ऑब्वियसली सोने का था, स्वर्ण मुद्रा था। अब इनके सिक्के जो प्राप्त हुए हैं मुख्य तौर पे गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का इलाका है, गाजीपुर से टांडा दरअसल फैजाबाद का पुराना नाम है, ध्यान रखिएगा। आपसे उलट करके भी सवाल पूछा जा सकता है, टांडा किसका नाम था? फैजाबाद का इलाका। ठीक है, तो गाजीपुर के इलाके से, टांडा के इलाके से, फैजाबाद के इलाके से, उसके अलावा मथुरा के इलाके से, वाराणसी जो कि आज बनारस के नाम से जानते हैं जिसे आप, तो बनारस के इलाके से, उसके अलावा अयोध्या के इलाके से, सीतापुर, बयाना जो कि राजस्थान का हिस्सा है, बयाना राजस्थान का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से इनके सिक्कों के प्रमाण मिले हैं और लगभग 25 से 26 सिक्के 25 to 26 कॉइन्स हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन क्षेत्र को जब आप देखेंगे तो मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उसके अलावा आप देखिए राजस्थान का हिस्सा है। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य विस्तार की बात की जाए कि यह कहाँ पर शासन कर रहे थे, तो मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं कि उत्तरी भारत में यह शासन कर रहे थे। और उत्तरी भारत में कहाँ? उत्तर प्रदेश के इलाके एवं साथ ही साथ राजस्थान के इलाके में इनका शासन का प्रभाव था।
क्योंकि सिक्के जहाँ जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं उस आधार पे हम लोग उनके साम्राज्य विस्तार का आकलन करते हैं। तो इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर थी, साम्राज्य विस्तार भी ठीक था और लगभग 25 से लेकर के 26 सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। तो 4-5 पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, यदि इनके राज्य के साम्राज्य जीत की बात की जाए, यानी कि इन्होंने कहाँ कहाँ अभियान किया, तो उसके बारे में हमारे पास कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि हम ठीक ठीक उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको विजय अभियान के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। बताया जाता है कि वायु पुराण में किसी गुप्त राजा की साम्राज्य सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गुप्त वंश के लोग गंगा के किनारे प्रयाग तक तथा साकेत और मगध के प्रदेशों पर शासन करेंगे। यानी कि वायु पुराण के माध्यम से भविष्यवाणी किया गया है कि गुप्त वंश के लोग गंगा के आसपास का इलाका, जहां पर मगध भी बसा हुआ है, अवध का हिस्सा है, साकेत का हिस्सा है, जिसको आज आप अयोध्या के नाम से जानते हैं, इन सारे इलाकों पे गुप्त वंश के लोग शासन करेंगे। तो ऐसा भविष्यवाणी किया गया है, कोई निश्चित तौर पे जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके बारे में यदि आप एविडेंस चाहते हैं तो आप केसी श्रीवास्तव की किताब प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जरूर पढ़िएगा। आपको पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आएंगी और मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद बात की जाए इनको और किस वजह से जाना जाता है। इन्होंने एक नया संवत जारी करवाया था, ठीक है, एक नया संवत जारी करवाया था और उसी संवत को बोला जाता है गुप्त संवत, ठीक है, उसी संवत को बोला जाता है गुप्त संवत। अब देखिए, गुप्त संवत को लेकर के सभी लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, हिस्टोरियन के बीच में आपस में डिस्प्यूट है कि गुप्त संवत को दरअसल कब जारी किया गया था। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, मान्यमत दरअसल यह है कि गुप्त वंश का जो गुप्त संवत है वह मुख्य तौर पे 319 एडी, ठीक है, 319 से लेकर के 320 एडी में जारी किया गया था। और इसके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि गुप्त संवत किसने जारी किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। टाइम फ्रेम कब है? 319 से लेकर के 320। ऐसा किनका कहना है? ऐसा फ्लिट का कहना है। फ्लिट नामक हिस्टोरियन हुए, इनको फ्लिट महोदय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि 319 से लेकर के 320 एडी में प्रथम गुप्त संवत की शुरुआत की गई। और शास्त्री हैं, श्याम शास्त्री नामक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि 200 से लेकर के 272 एडी, यानी 200 से लेकर 272 एडी के बीच में गुप्त संवत की शुरुआत की गई। लेकिन यदि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, मान्यमत है फ्लिट महोदय का आइडिया, यानी 319 एडी को ही मान्यता प्रदान की गई है। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख की तिथि मालव संवत 493 यानी 436 ईस्वी की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख का टाइम फ्रेम की बात की जाए तो वह बताया जाता है 493 मालव संवत, 493 मालव संवत, ठीक है। 493 मालव संवत का मतलब है 436 ईस्वी, ठीक है, 436 ईस्वी, जो कि आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के फेज से बहुत लंबा है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे है। लेकिन यदि यह माना जाए कि गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ, एडी में हुआ, तो कुमारगुप्त का शासनकाल 414 से लेकर 455 के बीच में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मंदसौर अभिलेख का टाइम फ्रेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कई जगहों पे, इसीलिए कई हिस्टोरियन का मानना है कि 319 एडी में नहीं हुआ था और कई का मानना है कि 319 एडी में हुआ था। इसलिए ध्यान रखिएगा, मान्यमत दरअसल है 319 एडी में ही गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। उसके बाद एक पॉइंट इसमें और आपको याद रखना चाहिए, वह यह है कि अलबेरूनी ने बताया है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में 241 वर्षों का अंतर था। यह सवाल पूछा गया है कई बार, गुप्त संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर था? तो 241 वर्षों का अंतर था। चलिए, और इसी के आधार पे, दरअसल इसी संवत के आधार पे यह निर्णय लिया गया कि दरअसल इनका जो टाइम फ्रेम है वह 319 से लेकर के 350 है, 334 नहीं,
लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको दोनों याद रखना है, जहाँ पर जो आ जाए आप उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने सिक्के जारी करवाए थे, जिसको चूंकि इनके एक ही सिक्के हैं, चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सिक्के, तो इसीलिए एक सिक्के के बारे में विस्तार से थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो सिक्के के जो मुख का हिस्सा है, मुख को हिस्सा को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑबवर्स, मुख, और पृष्ठ का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रिवर्स, यानी पीछे के हिस्से पे। तो आगे का हिस्सा जो है, सिक्का का आगे का हिस्सा, उसके ऊपर चंद्रगुप्त और कुमार देवी के पिक्चर हैं, यानी उनके चित्र अंकित है, और उस चित्र में दिखाया गया है कि राजा रानी को रिंग पहना रहा है। जैसे रिंग सेरेमनी होता है आपके यहाँ, उसी तरह से यहाँ पर सिक्कों पे दिखाया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी को रिंग पहना रहे हैं, रिंग पहना रहे हैं। उसके अलावा साथ ही साथ वह कंकण एवं सिंदूरदानी उसे दान कर रहे हैं। क्योंकि वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश हो रहा है, इसीलिए रिंग सेरेमनी वगैरह का प्रोग्राम हुआ होगा। इसलिए सिक्कों पर दिखाया गया। आपसे पूछा जाए कि कुमार देवी प्रकार के सिक्कों के मुख के ऊपर कौन सा चित्र अंकित है, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त का चित्र अंकित है, कुमार देवी का चित्र अंकित है, और राजा रानी को रिंग पहना रहा है, साथ ही साथ कंकण एवं सिंदूरदानी को दान कर रहा है। एकदम विस्तार में लिखिएगा इसको, एकदम डिस्क्रिप्टिव मोड में नोट्स को तैयार कीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन के समय में रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद बात करें, यदि पृष्ठ की बात करें, यानी सिक्कों के पीछे वाले हिस्से पे क्या लिखा हुआ था, तो पीछे वाले हिस्सों पे सिंहवासिनी देवी, जिसको आज आप दुर्गा कहते हैं, उनका चित्रांकन किया गया है। उसके अलावा ब्राह्मी लिपि में लिच्छवयः शब्द अंकित है, ब्राह्मी लिपि में लिच्छवयः शब्द अंकित है। और एलन महोदय, जो एलन नामक हिस्टोरियन हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उनका कहना यह है कि यह सिक्का दरअसल स्मारक प्रकार का सिक्का है। स्मारक को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमेमोरेटिव। ठीक है, स्मारक को अंग्रेजी में बोलते हैं, स्मारक सिक्का को कॉमेमोरेटिव क्वाइन, इसको भी आप लिखिएगा स्मारक सिक्का। तो आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए थे, उसको स्मारक सिक्का निम्न में से किस हिस्टोरियन ने कहा है, तो उनका नाम है एलन। ठीक है, एलन नामक इतिहासकार ने कहा है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आपको गुप्त वंश के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है, यदि आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप नेट करने के बाद एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो यदि आपको गुप्त वंश पर ही रिसर्च करना है तो उसके ऊपर और कई सारी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। और गुप्त वंश में यदि क्वाइन पे रिसर्च करना है तो बहुत फेमस किताब है, एएल श्रीवास्तव में लिखी है। एएल श्रीवास्तव की किताब का नाम है अ सिल्वर क्वाइन ऑफ चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप। ठीक है, अ सिल्वर क्वाइन ऑफ चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप। उसके अलावा और आप किताब को पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, यह भी एक किताब है। उसके साथ साथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, उसमें भी गुप्त वंश के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी गई है। उसके अलावा और आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं कैटलॉग ऑफ द क्वाइंस ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, यानी गुप्त डायनेस्टी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है। यदि आपको उस पर रिसर्च करना है तो आपको इन सारे किताबों को पढ़ना चाहिए। उसके अलावा एक और जर्नल है जो कि न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड है, यानी सिक्कों से संबंधित है, जर्नल ऑफ न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, खंड 19 और पेज 199 पे दरअसल इसके बारे में चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी के सिक्के के बारे में चर्चा की गई है। तो यह तमाम सारी बातें, एक किताब और है बकाटक एवं गुप्त एज के ऊपर लिखी गई है, उस किताब को भी अध्ययन करेंगे तो गुप्त काल एवं बकाटक राजवंश के बीच में कैसे संबंध थे और कहाँ कहाँ इनके साम्राज्य का विस्तार था, उसके बारे में भी जानकारी बताई गई है। तो आप उन सारे किताबों को पढ़ सकते हैं। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त एवं घटोत्कच से इससे ज़्यादा आपसे सवाल कभी नहीं पूछे गए हैं और आगे भी नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, 100 एवं 10% आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि पहले वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आप एक कोई एंशिएंट इंडिया की किताब को पढ़िए। यदि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आप उपिंदर सिंह की किताब पढ़िए, हिंदी में पढ़ते हैं तो केसी श्रीवास्तव, झैन श्रीमाली को पढ़िए। अंग्रेजी में उपिंदर सिंह एवं डीएन झा, यह 2 किताब है, और रामशरण शर्मा, इसमें से कोई भी आप प्रेफर करके पढ़ सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, हमारे साथ आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ते चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सजेशन है मेरा कि आप हमारे साथ केसी श्रीवास्तव को पढ़िए, तो ज़्यादा चीज़ें समझने में सहूलियत होगी और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आप लोग नहीं देते हैं लेकिन आपको देना चाहिए। उसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय।